हेलो बच्चों, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखी थी, आज उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि डिस्टेंस कहाँ होता है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, जब बॉडी अपनी एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आती है, मतलब मूव करती है, जब भी वो डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। अब इसी को और थोड़ा और आगे बढ़ा के किसी ने हमसे ये कहा कि एक बॉडी है और दो बॉडी है मेरे पास ए एंड बी, और दोनों मूव कर रही हैं और दोनों डिस्टेंस कवर कर रही हैं, लेकिन एक बॉडी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेती है और एक बॉडी थोड़ा टाइम लेती है डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो अब इसको हम कंपेयर किस तरीके से करें, तो हमने फिर सोचा अगर एक बॉडी का जो डिस्टेंस है अगर उसको हम टाइम पे डिपेंड करवा दें तो जैसे कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, और इसी को हमने क्या नाम दिया बच्चों, स्पीड नाम दे दिया। मतलब क्या हुआ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं अपनी स्पीड ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्पीड को पहले समझते हैं। जो हम लोगों ने कल क्या देखा था बच्चों, जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस को हमने किससे करवा दिया कि डिस्टेंस को अगर हम चेंज करवाएं किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज करवाएं। तो अगर डिस्टेंस को हम टाइम के साथ कंपेयर करवाएंगे तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म आने वाला है, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर बच्चों? मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है वो स्पीड, अब जो हम लोग पढ़ते क्या है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से एक चीज़ समझो कि जैसे हम लोग बोले कि v इज प्रोपोर्शनल टू आई, बोलते हैं वोल्टेज, या सिंपल समझो कि 4 इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने कभी ये क्वेश्चन पढ़ी होगी। तो हम क्या बोलते हैं, जब इसको हम हटाते हैं तो क्या आता है, g आता है। g क्या है, पर एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से जब डिस्टेंस जब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरीके से एक ऐसी हम क्वांटिटी को लेकर आए जो इन दोनों के रिलेशन को मैचअप करवा रहा है। मतलब वो टर्म कौन सा है बच्चों, स्पीड है। जिस तरीके से हम g की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों स्पीड को भी हम चेंज नहीं कर सकते। स्पीड हमेशा कैसे रहने वाली है, इस फॉर्मूले के अंदर हमेशा सेम रहने वाली है। इस पॉइंट को याद रखना कि जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले के अंदर अपनी स्पीड चेंज नहीं होती। अब स्पीड समझ में आ गया कि स्पीड कैसे है। इसी से अगर हम डिस्टेंस को यहाँ पे बच्चों में अपने डिस्प्लेसमेंट ले लें और यहाँ पे हम टाइम ले लें, फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम को अगर हम कंपेयर करवाएं तो बीच में जो टर्म आने वाला है वो कौन सा आएगा बच्चों, वो आएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या रहा, बस ये याद रखो कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, अपने मैग्नीट्यूड पे। ये सब बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। जो स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, अपने मैग्नीट्यूड पर। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, वेलोसिटी की, वो दो बातों पर डिपेंड करती है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब क्या बोल दूँ उसकी, वो किस पर डिपेंड करती है, अपनी सिंपल कि उसका स्पीड क्या है, प्लस वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो दो तीन बातें हैं अपने याद रखनी है कि स्पीड का जो हम फॉर्मूला बनाते हैं उसमें स्पीड बच्चों हमेशा हर एक पॉइंट पर स्पीड सेम रहने वाली होती है। और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी को देखने के लिए हमें स्पीड भी चाहिए और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, उसके लिए उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तभी इसको हम उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेट बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी ये होने वाली है। ठीक है बच्चों? चलो अब देखो जरा बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपने सिंपली कि स्पीड को और वेलोसिटी को हम इस तरीके से इजी वे में समझ पाएँ। अच्छा, मैं आपको सिंपली एग्जाम्पल दूं स्पीड और वेलोसिटी का कि इसको हम किस तरीके से समझ पाते हैं। देखो, मैंने आपसे सिंपली कहा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन खड़ा हुआ है ए पॉइंट पे, बच्चों एक पर्सन है बी पॉइंट पे, और एक पर्सन है आपका सी पॉइंट पे, और एक पर्सन है बच्चों आपका डी पॉइंट पे। मैंने कहा कि ए पॉइंट पे मैंने एक फुटबॉल को यहाँ पे रख दिया है, और बच्चों फुटबॉल को मैंने यहाँ पे रखा है। एक जो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ था ए पॉइंट पे, उसने इसको अभी फुटबॉल रखा हुआ है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, अभी 0 है। अब एक बंदा इसके पास आया, उसने इस बॉल को किक कर दिया। किससे किक करा, जब इसको किक करेगा इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया 5 मीटर पर सेकंड से। जब बॉल बी वाले के पास आया, जैसे बी वाले के पास बॉल आया, इसने इसको और थोड़ी स्पीड से किक कर दिया और इसने इसकी स्पीड कर दी बच्चों 7 मीटर पर सेकंड। फिर जब सी वाले के पास आया, सी वाले ने इसको दोबारा किक कर दिया, इसने कर दिया इसको 9 मीटर पर सेकंड से। जब वो डी वाले के पास आया, डी वाले ने इसको नेक्स्ट उल्टे डायरेक्शन में किक कर दिया 9 मीटर पर सेकंड से ही। अब मेरा आपसे
क्वेश्चन ये है कि बताओ इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में कितनी बार स्पीड चेंज हुई और कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई। तो आपके बोलने वाले हैं कि अभी बॉल रेस्ट पे थी, स्पीड का चेंज सिर्फ क्या बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितनी बार चेंज हुआ है, और वेलोसिटी का चेंज बच्चों बताएगा क्या कि स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी कितनी बार चेंज हुआ है। अब देखो बॉडी कहाँ पर रखी है, अभी आपको रेस्ट पे है। जब इसने इसको किक करा, इसने इसकी क्या चेंज करा, डायरेक्शन चेंज नहीं करा, इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर दी, इसका मैग्नीट्यूड 0 से लेकर 5 कर दिया, मतलब स्पीड एक बार चेंज हो गई। जब इसके पास पहुंची इसने 5 से 7 कर दिया, स्पीड 2 बार चेंज हो गई। जब इसके पास पहुंची इसने 7 से 9 कर दिया, स्पीड 3 बार चेंज हो गई। जब बॉल इसके पास पहुंची इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा। तो बात समझ में क्या आई कि स्पीड का बच्चों से हम चेंज पूछे तो हमको कितना मिलने वाला है, मुझे 3 टाइम्स। ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी बच्चों, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे कितनी बार आया, तो आप क्या बोलने वाले हो, वेलोसिटी का जो चेंज आया अब वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वेलोसिटी का चेंज किस पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड में कितना चेंज आया और उसके डायरेक्शन में कितनी बार चेंज आया। तो अब चेक करो, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 बार तो बच्चों क्या चेंज आया इसकी स्पीड में, और एक बार किस में चेंज आ रहा है, इसके यहाँ से 9 पर गया और इसने इसको इस इधर फेंक दिया, मतलब क्या हुआ, एक बार बच्चों से किस में चेंज आ गया, डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी यहाँ पे जो चेंज हुई है आपकी, वेलोसिटी जो चेंज हुई है वो आपकी यहाँ पे 4 टाइम्स चेंज हुई है बच्चों। तो इस पॉइंट से हम एक क्लियर बात समझ में आ गई कि स्पीड का चेंज और डायरेक्शन चेंज किस बात पर निर्भर करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो स्पीड बताएगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कितना है वो उसकी वेलोसिटी बताएगा। ठीक है। अब इन एग्जाम्पल्स को स्टेप बाय स्टेप कॉपी पर आप करो, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों और थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि स्पीड का चेंज हमें कैसे मिल सकता है और डायरेक्शन का चेंज कैसे मिल सकता है। अब मैंने एक कहानी ली आर्क के अंदर, आर्क समझते हैं, कोई एक सर्किल लिया, सर्किल का छोटा सा टुकड़ा काट के उसको सिंपल मैंने क्या बोल दिया, आर्क। तो जैसे अब मैंने आपसे पूछूं कि ये, चलो अभी आर्क ही लेते हैं सिंपल सा भी और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो बच्चों, अब मैंने आपसे क्या बोला कि एक बॉडी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट करना चालू हुई और ए से चली और ऐसे करके आई और यहाँ पे बी पॉइंट पर आ गई। जो यहाँ से इसकी चलने की जो स्पीड बता रहा है बच्चों, वो बता रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे मूव करा, फिर ऐसे मूव करा, और जब यहाँ पे वो आया उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे कोई स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, बस चेंज किस में आ गया, इसके डायरेक्शन में चेंज आ गया। क्लियर बात। तो यहाँ पे पूछो सिर्फ क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुई। आप बोलोगे स्पीड चेंज नहीं हुई, तो सिर्फ क्या चेंज हुआ, स्पीड में तो चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है। दूसरी बात देखो ज़रा, ये ए पॉइंट से फिर निकला और चला ऐसे करके और ऐसे मुड़ के ऐसे आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस दोनों कंडीशन में क्या स्पीड चेंज हुई, क्या डायरेक्शन चेंज हुई। तो अब आपने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे कितना है बच्चों, इसका 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना है इसका 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ कितनी बार यहाँ पे स्पीड चेंज हुई और कितनी बार यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई। आप क्या बोलोगे, सर स्पीड एक भी बार चेंज नहीं हुई। व्हाट अबाउट बच्चों वेलोसिटी। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ मुड़ा टर्निंग पॉइंट आया, फिर यहाँ मुड़ा, देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया। जहाँ टर्निंग पॉइंट आते जाएंगे वहाँ बच्चों इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। अब आपके देख रहे हैं ये हल्का सा ही जस्ट लाइक अ कर्व वाला पाथ आ गया, आर्क वाला पाथ आ गया, जैसे हम वैसे बोलते हैं ऐसे करके, ये आर्क है बच्चों। एक बॉडी ए से लेके बी पे चल रही है, तो आप क्या बोलोगे, इस आर्क में देखो डायरेक्शन, इस पॉइंट में डायरेक्शन कहाँ होगा इसका, बिल्कुल सीधा जाना, लेकिन ये ऐसे मुड़ गया। अब इस पर क्या होगा, बिल्कुल ऐसे मूव करना। देखो ज़रा, इस पॉइंट पे इस बॉडी की डायरेक्शन कहाँ पर है, बिल्कुल सीधा मूव करना। इस पॉइंट पे कहाँ पे है, ऐसा सीधा मूव करना। और इस पॉइंट पे कहाँ पे बच्चों, ऐसा बिल्कुल सीधा मूव करना। और इस पॉइंट पे कहाँ पे, बिल्कुल ऐसा सीधा मूव करना। तो कुल मिलकर बात क्या समझ में आ रही है कि जब भी हम किसी आर्क की बात करें, है ना, किसी टर्निंग पॉइंट की बात करें, जैसे हमने टर्निंग पॉइंट यहाँ पे शार्प टर्निंग पॉइंट था, तो एक बार हमें दिख रहा है कि एक बार चेंज हुआ है। लेकिन जब हम आर्क की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बता नहीं पा रहे कि हर एक पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट पर चेक करो तो क्या मिलेगा, बिल्कुल टेंजेंट मारोगे तो ऐसे मिलेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे फिगर कर्व होती जा रही है वहाँ पे बच्चों वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। अब मैंने आपसे कहा कि पूरी कहानी को छोड़ छाड़ के सिर्फ अगर मैं सर्कुलर पाथ को पकड़ूँ,
और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सर्कुलर पाथ में बच्चों कितनी बार स्पीड चेंज हुई और कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई। जो पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है वो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सर एक भी बार स्पीड चेंज नहीं हुई, मतलब किस से मूव कर रहा है, वो अपनी सेम स्पीड से मूव कर रहा है। पढ़े लिखी भाषा में बात करें तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। कहानी समझने बच्चों आ गई, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई, क्या चेंज हुई या नहीं हुई। तो आप क्या बोलोगे, सर्किल के अंदर भी हमने क्या देखा, आर के हर एक पॉइंट पे वो अपनी क्या चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्किल के अंदर भी वो पार्टिकल हर एक पॉइंट पे अपना क्या चेंज कर रहा होगा बच्चों, डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। तो इससे एक बात समझ में क्या आ गई, वो हर एक पॉइंट पे अपनी क्या चेंज कर रहा होगा, अपनी हर एक पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, स्पीड और वेलोसिटी का। कब, जब हम बात किस में करें, अपने सर्कुलर मोशन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे क्या देख लिया, स्पीड वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अब मैंने आपसे कहा कि बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो बताओ वो इस पॉइंट से निकली, ए पॉइंट से निकल के दोबारा ए पॉइंट पे आ जाओ तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। और हम बच्चों क्या फॉलो बना रखा है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मैंने बोल दिया कि सर्किल की जो बच्चों रेडियस दे रखी है हमें आपके, वो 7 मीटर दे रखी है। ठीक है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है विद लीनियर वेलोसिटी वो आपको 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बताओ कि अगर वो पूरे में घूम रहा है कि 40 सेकंड बाद, ये लिख रहा हूँ कि 40 सेकंड बाद बताओ वो कितने चक्कर लगा चुका होगा। मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला कि अगर पार्टिकल इस ए पॉइंट से चल फिरा के ए पॉइंट पे आएगा तो पहले बताओ बच्चों कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप क्या बोलने वाले हो बच्चों, सर डिस्टेंस कवर करेगा वो 2πr मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम। हम पूछना क्या चाह रहे हैं कि बताओ 40 सेकंड बाद वो कितने चक्कर कवर कर चुका होगा, है ना। तो मतलब मान लो एक चक्कर कवर करा, फिर अगला चक्कर कवर करा, फिर अगला चक्कर कवर करा, तो 40 सेकंड तक वो कितनी बार घूम चुका होगा। तो कवर क्या कर रहा है बच्चों, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सिंपली डिस्टेंस के पास जाके मैं n से मल्टीप्लाई ना कर दूं, ताकि मुझे क्या निकाल लूँ मैं कि एक चक्कर में n वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 चक्कर में n वैल्यू 2 हो जाएगी। अब टाइम 40 दे रखा है तो कितनी हो जाएगी, हम क्या मान लिया, सिंपली उसको n मान लिया। मैंने बोला n कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2πr के बराबर। जो स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है बच्चों 40 सेकेंड, अपॉन 2 कितना है, पाई है 20 दिखा है, हाँ 22/7, और मल्टीप्लाई आर कितना है बच्चों, आपके पास 7 दे रखा है। इसको सॉल्व करके अपने आराम से क्या निकाल सकते हैं अपनी कि कितने चक्कर लगाए होंगे इसने इस सर्किल में 40 सेकंड के अंदर पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। ठीक है, करो जल्दी से इसको। वीडियो को पॉज करके थोड़ी कहानी समझा करो कि मैंने यहाँ पे क्या बताया। थोड़ा बहुत समझने के बाद अपनी ही लैंग्वेज में, हिंदी उर्दू जिसमें चाहो, उस पॉइंट्स को लिखा करो कि सर्किल में हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम होने के बावजूद भी वेलोसिटी का डायरेक्शन वहाँ चेंज हो रहा है सर्किल के अंदर, तो उसकी वजह से वहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो छोटी बातें हैं, अपनी लैंग्वेज में इनको लिख लिया करो, ताकि आगे कभी अगर नोट्स को पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और नोट्स बना के अपने अच्छे चलना सारे चैप्टर्स के अपने। अच्छा चलो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपना सिंपली स्पीड का। अच्छा, मैंने कहा ना कि अब सर्किल में ना मूव करके बॉडी ऐसे मूव कर रही है हाफ सर्किल के अंदर। मैंने बोला जब बॉडी यहाँ चलना स्टार्ट करी ए पॉइंट से, उसकी स्पीड थी v, जब कहाँ पहुँची बी पॉइंट पे, अब भी उसकी स्पीड है v। मतलब क्या हुआ, पूरी कहानी में इसकी जो स्पीड है वो चेंज अभी भी नहीं कर रहा। अब आपसे सिंपल ये पूछूं, बताओ कि इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी में बच्चों कितना चेंज आया होगा। या सिंपल पूछूं कि बताओ इसकी स्पीड में कितना चेंज आया होगा। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आई। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ए से लेके बी पे आया, स्पीड में कितना चेंज आया, और बताओ वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हमें। देखो मैंने आपसे कहा जब वो ए पे था
कितनी है इसकी स्पीड, तो आपके बोलोगे इनिशियल जो इसकी स्पीड है, जो इनिशियल है वी इनिशियल, उसने सिंपली कर दे रखा बच्चों वी, जो वी फाइनल है बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इनिशियल है और बी पॉइंट पे फाइनल है, वो भी कितनी है बच्चों वी के बराबर है। ठीक है बात। अब मैंने आपसे कहा बताओ कि चेंज कितना है वेलोसिटी के अंदर। जब भी हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी स्पीड पे भी और उसके डायरेक्शन पे भी। अब आपको मानना पड़ेगा कि डायरेक्शन कहाँ मानूँ। अब जब बॉडी ऊपर जा रही है इसको पॉजिटिव मानूँ, या जब बॉडी नीचे आ रही है इसको पॉजिटिव मानूँ, ये आपके हाथ में होता है, आप किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं। मैंने क्या मान लिया, जो इनिशियल वाली कहानी है, उसको मैंने ऊपर की तरफ क्या मान लिया बच्चों, उसको मैं क्या मान लिया अपना पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जब ये ऊपर पॉजिटिव होगा तो बात समझ में क्या आ गई कि नीचे कैसे होगा, ये नेगेटिव होगा। क्लियर कहानी। अब मैंने आपसे कहा कि जब चेंज इन स्पीड निकालूंगा तो बोलोगे चेंज इन स्पीड इज इक्वल्स टू वी बी फाइनल माइनस इनिशियल। अब वी बी कितना है बच्चों, वी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका, नीचे की तरफ, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया। माइनस वी कितना है ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव का ऐसा आ गया। तो अब डेल्टा वी जो चेंज आया कितना आया, माइनस का 2v आ गया। अब बात किसकी करें बच्चों, बात किसकी होगी आपकी वेलोसिटी की। अब बात किसकी करें बच्चों, स्पीड की बात करें कि चेंज इन स्पीड, तो डेल्टा स्पीड का चेंज कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे S1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ फाइनल कितना है हमारे पास, v है, और इनिशियल कितना बच्चों v है, तो डेल्टा चेंज इन स्पीड कितना आ गया 0। क्यों, क्योंकि स्पीड का भैया स्पीड का जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंस कुछ नहीं होता। स्पीड सीधे बिल यहाँ की पकड़ो, आपस में माइनस कर दो। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल था किसके बारे में, अपना स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको स्पीड और वेलोसिटी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, इनको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बच्चों इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों मेन मुद्दा हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो एंट्रेंस में आते हैं अपने। अब जो एंट्रेंस में है, चाहे वो एमयू हो, जामिया हो, बीएचयू हो, और भी कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने, तो सारा जो इनका वो रहता है वो सब कुछ सेम ही रहता है, जो सिलेबस है एंट्रेंस का। तो लगभग ये सब लोगों के लिए काम में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ से हो। ठीक है, चलो बच्चों अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपनी मीटिंग प्रॉब्लम। देखो उनको नाम मैंने अपने पास से ही दे दिया है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मीटिंग का टाइम ही पूछता है कि मीटिंग प्रॉब्लम क्या होगा, कि एक बॉडी ऐसे आ रही है, एक बॉडी ऐसे आ रही है, तो बताओ कितनी देर बाद मिलेंगी। एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, एक बॉडी इसके पीछे से आ रही है, तो बताओ ये कितनी देर बाद उसको पकड़ लेगा। तो ऐसी कहानी जहाँ कुछ बनती हैं, तो मैंने उसका नाम दे दिया है मीटिंग प्रॉब्लम। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछेगा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पीछे भाग रही है, कितनी देर बाद उसको पकड़ लेगी या कुछ कर लेगी, तब भी कोई कहानी ऐसी बने, तो याद रखना जो पैटर्न मैं बताने वाला हूँ, जो रूल्स में यहाँ बताने वाला हूँ, उसको अप्लाई करना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आराम से। अब देखो पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है बच्चों। पहले मैंने इसमें क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने कि एक बंदा है जो ए पे बैठा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपनी, इससे 18 मीटर पर सेकंड से। दूसरा बंदा बच्चों यहाँ बैठा हुआ है जिसका नाम बी है, और वो इधर मूव कर रहा है अपना सिंपली 12 मीटर पर सेकंड से। और बच्चों जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है आपको 150 मीटर के बराबर। ठीक है, अब भी बताना है कि फाइंड टाइम, कितने टाइम बाद, क्वेश्चन सुनो, कितने फाइंड टाइम ए एंड बी मीट, मतलब वो टाइम बताओ जब ए और बी मिल जाएं। अब पहले देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, पहले ये सोचो ये मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। आप क्या देख रहे हैं, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों मिल सकते हैं। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये सोचो कहाँ मिल सकते हैं, इधर मिलेंगे, बीच में मिलेंगे, उधर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ कहीं मिलने वाले होंगे। यहाँ मानूँ करेक्ट बीच में मानूँ, अब बोलेंगे सर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, हो सकता हो बीच में न मिल के अभी थोड़ा इधर मिलेंगे। ठीक है वो कहानी। पहला रूल क्या है, पहला चेक करो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, बात समझ में आ गई। वो जहाँ मिलेंगे वहाँ पे एक पॉइंट मान लो,
ठीक है। अब ये बताओ, दूसरी बात समझना अच्छे से ज़रा, जब ये ए वाला इस पॉइंट पे पहुंचा होगा और बी वाला इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, बच्चों ये बताओ कि दोनों का टाइम सेम होगा या नहीं होगा? थोड़ा सोच के बताना। देखो इसकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन इसकी स्पीड कम है, ये डिस्टेंस कम करेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगा, लेकिन जो मिलने का जो टाइम होगा वो बच्चों एक सा ही होगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई नहीं हुई? जब तक दोनों का टाइम एक सा नहीं होगा और ये बच्चों ये मिल ही नहीं पाएंगे, तो कहने मतलब क्या हुआ, जब भी दो पार्टिकल मीट कर रहे होंगे उस पॉइंट पर मिलने का टाइम इधर से आए या इधर से आए, दोनों का टाइम सेम रहने वाला है। यही इसका इंपॉर्टेंट फंडा है। क्या मीटिंग प्रॉब्लम में जो टाइम होता है दोनों बॉडी के मिलने का, वो हमेशा बच्चों सेम रहता है। एक बात ये समझो, ठीक है। पहला नियम क्या बताया कि एक पॉइंट मानो जहां मिलने वाले होंगे, दूसरा नियम क्या बताया कि टाइम हमेशा सेम रहने वाला है। अब तीसरा नियम सुनो कि अब इसकी स्पीड दे रखी है और हमने क्या बना दिया, टाइम दोनों का सेम होगा। अब बचा क्या, कोई क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डिस्टेंस बचा। बस कुछ मत करो, एक इस पॉइंट से अपना सिंपल एक डिस्टेंस निकाल दो, उसको बोल दो d1, और जिस इस पॉइंट से एक डिस्टेंस निकाल दो बच्चों, उसको बोल दो अपना सिंपली d2। बस दोबारा सुन लो कहानी, दोनों का बच्चों टाइम सेम होगा, एक पॉइंट मानना पड़ेगा कि किस पॉइंट में मिलेंगे, और उस पॉइंट से ए का डिस्टेंस निकालो, उसी पॉइंट से अपना बी का डिस्टेंस निकालो, कहानी खत्म। अब देखो ज़रा, देखो ये यहाँ से अगर डिस्टेंस मूव करा, उसको बोला मैंने d1, यहाँ से ये आया, इसको बच्चों मैंने बोला d2। क्या दोनों डिस्टेंस को अगर प्लस कर दूँ वो कितना मिलने वाला है आपके पास, 150 के बराबर। क्वेश्चन खत्म, टाइम निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लो बिल्कुल, इधर ये आया d1, ये आया d2, टोटल कितना मिल रहा है मेरे पास 150, कहानी खत्म। देखो d1 निकालो। अब देखो फार्मूला बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू d/t। अब d निकालना है तो vt इज इक्वल टू बच्चों d के बराबर। अब d1 निकालना है तो यहाँ बोल दोगे 1, यहाँ बोल दोगे v1। t1 बोल सकता हूँ नहीं, क्योंकि टाइम दोनों का बच्चों सेम है। अब अगला बताओ क्या बनेगा, v2 t इज इक्वल टू d2 के बराबर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें ये 18 दे रखा है और टाइम दोनों का सेम है, इसलिए t लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें d2 दे रखा है और स्पीड इसकी 12 दे रखी है और इसका भी टाइम सेम है, इसलिए इसको भी यहाँ पे मैंने t ले लिया। लगाओ इक्वेशन में, v1t प्लस v2t इज इक्वल टू 150। टाइम को बच्चों मैंने कॉमन निकाला, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 150। तो t इज इक्वल टू बच्चों v1 कितना है आपके पास 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 150, और 18 प्लस 12 यानी कि 30 इज इक्वल टू 150, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा 150/30। काटे पीटी करोगे तो 0 0 कैंसिल, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद ये दोनों की दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? जल्दी करो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अच्छा, अब इससे बताना है कि आपको टाइम क्या होगा। ठीक है, दिख रहा है ज़्यादा फोकस पड़ जाए इस पर, 1 मिनट फोकस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब दिख जाएगा। अब देखो ज़रा, इसमें अब मुझे फाइंड टाइम करना है। तो नियम के बताया कि दोनों का जब भी मीटिंग प्रॉब्लम होगा, दोनों मीट करेंगे, जब भी इन दोनों का टाइम सेम होगा। दूसरी बात क्या निकाली थी कि एक पॉइंट मान लो कि जहाँ पे दोनों मिल रहे होंगे। अब यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, हमने देख लिया दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो कुछ टाइम बाद ये इसको पकड़ सकता है आराम से। तो पॉइंट कहाँ मानना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर कहीं पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ मैंने एक पॉइंट मान ली जहाँ पे दोनों ही मिल रहे होंगे। अब क्या बोला मैंने कि इस जो ए वाला पॉइंट है वहाँ से एक डिस्टेंस मानो, जो बी वाला है वहाँ से एक डिस्टेंस मानो, और दोनों को सिंपली ऐड माइनस करके इक्वेशन बनाओ। अब देखो यहाँ से लेके उस पॉइंट तक मैंने क्या मान लिया अपना, सिंपली इसको क्या माना बच्चों, यहाँ तक का मैंने d1 मान लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों मैंने क्या मान लिया अपना, सिंपली d2 मान लिया। कहानी सिंपल ना। अब देखो ज़रा, d1 कहाँ से, यहाँ से लेके उस पूरे पॉइंट तक का है, तो मैंने बोल दिया d1। d2 कहाँ से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का है। अगर बच्चों d1 में से मैं d2 को माइनस करूँ, क्या वो मुझे 150 नहीं मिलने वाला? थोड़ा सोच के बताओ कि पूरी कहानी में से इसको माइनस कर दूंगा तो सिर्फ का डिस्टेंस मिलने वाला है मेरे पास, ये 150 यहाँ तक का है, बी तक का।
है ना। तो क्या मिलने वाला बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 150 मिलने वाला है। अब D1 कितना है, अभी तो निकाला हमने, कितना 18t माइनस 12t इज इक्वल्स टू 150, जो t को कॉमन निकाल लोगे 18 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 150, 18 माइनस 12 वी गेट 6 इज इक्वल्स टू 150, और 6 को जब नीचे भेज दोगे फिर अपॉन 6, 12 2 3 6 5 30, यानी कि कितना मिल गया 25 सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में कहानी आ गई अच्छे से ज़रा। ठीक है, अब इसमें हम एक क्वेश्चन और बनाना चाहें तो देखो कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये इधर मूव कर रहा है किससे से, अपना 12 मीटर पर सेकंड से, और ये बी बॉडी है जो मूव कर रही है आगे की तरफ अपने 18 मीटर पर सेकंड से। बताओ फाइंड द मीटिंग टाइम, ये आपका पास क्वेश्चन है, फाइंड द मीटिंग टाइम बताना है। अब कुछ सोच के बताओ, क्या कभी ऐसा कोई टाइम आएगा जब ये दोनों मिल पाएंगे। तो आपने क्या देख लिया कि बी की स्पीड ज़्यादा है और ए की स्पीड बच्चों कम है, तो ऐसा कोई टाइम नहीं आने वाला कि जब ये दोनों आपस में मिल सकते हों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मीटिंग प्रॉब्लम में ये इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन में होगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, और एक आध ऑप्शन ऐसा भी होगा कि नन ऑफ दीज के डाटा इज़ इनसफिशिएंट। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, नन ऑफ दीज या फिर डाटा इज इनसफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास मीटिंग प्रॉब्लम। जल्दी से इसको करो फिर और आगे बढ़ाते हैं अभी। चलो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी सारा काम अभी इस पे कर रहे हैं अपनी मीटिंग प्रॉब्लम्स पे ही। देखो बच्चों, एक यहाँ एक बाइक वाला है जो मूव कर रहा है आगे की तरफ विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो डिस्टेंस दे रखा है मान लो उसको, ये आपका डिस्टेंस दे रखा है आपके पास 500 मीटर। अब मेरी बात जरा सच्चे समझना, पहले देखो ये पूछ रहा है फाइंड द टाइम एट विच, पहला पार्ट है इसका ऑब्जेक्ट एट बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, और दूसरा है, देखो बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन के वो पार्ट्स लिख रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्डअप कर रहा हूँ इसमें, है ना। तो बॉडी एट रेस्ट एंड सेकंड है बॉडी इज मूव। अब जरा क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, एक बाइक वाला है और बाइक वाला यहाँ पे बैठा हुआ है। इस बाइक वाले ने बच्चों हॉर्न बजाया, ठीक है, मतलब बाइक में हॉर्न होता है, उसने हॉर्न बजाया और हॉर्न आपका आगे जाएगा। ठीक है, आगे वॉल होती है, हम जानते हैं जैसे लाइट अपना रिफ्लेक्शन शो करती है, इसी तरीके से साउंड भी अपना रिफ्लेक्शन शो करता है। जब हॉर्न आगे जाएगा, आगे वॉल लगी है, दीवार है, दीवार से टकरा के वापस भी आएगा। कौन? जो साउंड की स्पीड है, जो साउंड का हॉर्न है, लौट के भी वापस आएगा। तो बताना है कि वो टाइम बताओ, फाइंड द टाइम एट विच बॉडी एट रेस्ट। तो वो टाइम बताओ, वो हॉर्न जाएगा, टकरा के लौट के वापस आ जाएगा। कब? जब बॉडी, ये वाली बॉडी जो किसको हो, रेस्ट की कंडीशन में हो। क्या मेरी बात समझ में अच्छे से आ गई? पक्का समझ में आ गई? बॉडी अब रेस्ट पे होगी, हॉर्न बच्चों ऐसे जाएगा, टकराएगा और लौट करके वापस ऐसे आ जाएगा। तो ये सुन लेगा कि हाँ हॉर्न मेरे पास वापस आ गया। कितना टाइम लिया हॉर्न ने, तो आपको ये बताना है। और एक चीज़ हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड याद रखो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, इसको हमें याद रखना है। अब पहला देखो बॉडी रेस्ट पे है, साउंड इन हॉर्न बजाया, वो जाएगा और लौट कर आएगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस क्या मिलने वाला है आपको 500 प्लस 500 वी गेट कितना मिलकर बच्चों डिस्टेंस आपको 1000 के बराबर। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो निकालो जल्दी से कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस बच्चों 1000 है आपके पास और स्पीड है हमारे पास 332, और इस हिसाब से सिंपल क्या निकाल लोगे बच्चों, इसका टाइम निकाल लोगे कितनी देर बाद ये वहाँ से टकरा के लौट कर इसकी जो हॉर्न की जो स्पीड होगी वो लौट कर आ जाएगी। ठीक है, ये तो आसान था, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, वो कैसा होगा देखो ज़रा। अब कह रहा बॉडी इज़ मूविंग, अब देखो ज़रा, अब ये भी मूव कर रहा है और इसने अभी इसने हॉर्न दिया और ये मूव भी कर रहा है, मतलब देखो अब हॉर्न की स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड कितनी है 332 मीटर पर सेकंड, किसकी, जो उसने हॉर्न बजाया, साउंड की स्पीड से वो आगे गया और टकरा के लौट के वापस आ रहा होगा। क्या अब ये बताओ, क्या ये भी तो मूव कर रही है, ये किससे मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड से। अब बच्चों ये बताओ, जब हॉर्न आगे पहुँचा होगा ये कहाँ पहुँची होगी, ये भी अभी पीछे ही होगी, जब वो यहाँ टकराया होगा ये कहाँ पहुँची, ये अभी भी पीछे ही होगी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है सिर्फ और सिर्फ 40 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि हल थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ पाएगा, लेकिन साउंड को जो होगा साउंड वो बड़ी तेज स्पीड से जाएगा, दीवार से टकरा के लौट के वापस आ रहा होगा, लेकिन ये दीवार तक ही ना पहुंच पाया होगा। क्या बात समझ में अच्छे से आ गई बच्चों, क्लियर। अब इसका थोड़ा लॉजिक बनाओ कुछ से, क्या ये मीटिंग प्रॉब्लम लग रही है आपको, क्या ये मीट कर पाएंगे। देखो ज़रा, ये बाइक जा रही है और ये बाइक जा रही है, ये साउंड गया, साउंड टकराया और बाइक कैसे जा रही है और साउंड यहाँ मिल गया। अब इतना इस कंडीशन में इसके पास जो ये भी बंदा जो बाइक पे बैठा हुआ है हॉर्न को सुन पाएगा, जब हॉर्न को सुन पाएगा उस कंडीशन में टाइम क्या होगा। तो कुल मिलकर बात कर समझ में आ गई, मीटिंग प्रॉब्लम वाली ही इसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है। अब देखो ज़रा इसको, समझो ज़रा इसको। अब बच्चों बताओ कि जब ये बंदा आगे बढ़ रहा होगा तो मैंने मानो कि ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया ऐसे करके, ये यहाँ आके बैठ गया, ठीक है। लेकिन साउंड ऐसे साउंड बच्चों यहाँ से निकला होगा और ऐसे गया होगा और लौट फिर के साउंड बच्चों यहाँ पर आ गया होगा। क्लियर बात पूरी अच्छे समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि साउंड की स्पीड मालूम है, और देखो मीटिंग प्रॉब्लम में अब मैंने क्या बता दिया, दोनों का मीटिंग पॉइंट निकाल लो, मिल गया। दोनों को जहाँ दोनों मिलने वाले हैं बच्चों वहाँ का टाइम क्या होगा, हमेशा सेम रहने वाला है। तो मैंने बोला कि ये ऐसे गया ऐसे लौट के आया, तो मैं सिंपल क्या बोलूँगा कि डिस्टेंस ऑफ साउंड प्लस डिस्टेंस ऑफ बाइक इज इक्वल टू कितना होगा। देखो ये ऐसे गया फिर लौट कर आ गया, इतने डिस्टेंस इन्हें कवर करा और इधर इसने कवर करा, मतलब क्या हुआ पूरा 500 का डिस्टेंस बच्चों कवर कर लिया। लेकिन ये देखो 500 का डिस्टेंस कितनी बार कवर करा है इन दोनों ने मिलकर जो कवर करा है बच्चों वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि देखो साउंड ऐसे गया और ऐसे आ गया और बाइक वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है 500 नहीं है, 500 का डबल दे रखा है। तो अब DS प्लस करोगे DB प्लस करोगे इज इक्वल्स टू 2 × 500 करना पड़ेगा। मुझे कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब बताओ DS क्या होगा, DS डिस्टेंस ऑफ साउंड कितना है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड और टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बाइक विद टाइम इज इक्वल्स टू, ये कितना मिल गया बच्चों आपको 1000। अब बताओ जैसे कॉमन क्या निकाल लूँ, सिंपली अपना टाइम कॉमन निकालूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बाइक इज इक्वल्स टू 1000 के बराबर। और दोनों कितनी कहानी दे रखी है हमारे पास, 332 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 1000 के बराबर। और इसको सिंपल टाइम निकाल लोगे बच्चों 1000 अपॉन ऐड कर लो अपने आराम से, कितना मिलेगा ये 273, इसको डिवाइड कर लो आराम से, टाइम मिल जाएगा कितनी देर बाद मिलने वाले हैं। अब बच्चों तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी हम कर पा रहे हैं अपने मीटिंग प्रॉब्लम की बेस के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं मीटिंग प्रॉब्लम में जहाँ बॉडी मिलेगी वहाँ पे बच्चों टाइम सेम होने वाला है। जल्दी करो इसको। चलो मीटिंग प्रॉब्लम के बाद बच्चों एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, टाइम सेम प्रॉब्लम। टाइम सेम प्रॉब्लम कभी कभी क्या पूछता है हमसे कि देखो सुनना अच्छे से ज़रा,
कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, फिर कुछ टाइम बाद वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो बताओ उसका एवरेज क्या होगा। तो बच्चों हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था एवरेज का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सिंपल देखो हम लोग करते क्या हैं कि दोनों वेलोसिटी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन बच्चों ये कंडीशन के तहत होता है ये वाला भी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, फिर वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो एवरेज क्या होगा, हम करते क्या हैं 5 को 10 से प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यू गेट द एवरेज। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन है कि ऐसा कब होगा। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं टाइम सेम प्रॉब्लम। मतलब जब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब अगर हम उस क्वेश्चन के मुताबिक बॉडी का टाइम सेम होगा तो हम पैटर्न बनाने वाले हैं वो सॉल्व करेंगे। फिर हम ऐसे में पढ़ेंगे डिस्टेंस सेम प्रॉब्लम। जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम होगा तो हम वाला फॉर्मेट बना के चलेंगे। जैसे हमने मीटिंग प्रॉब्लम का एक कॉन्सेप्ट बनाया, ऐसे हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे टाइम सेम प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। अब देखो बच्चों ज़रा, मैंने कहा ए पॉइंट से लेके बॉडी गई बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट से लेके बच्चों कहाँ पे आ गई सी पॉइंट तक। इसको मैंने ए नाम दिया, ये बी और ये सी। मैंने बोला यहाँ से जो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v1, और जब यहाँ से इधर ये मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v2। ठीक है, डिस्टेंस जो आपको सिंपल कुछ भी मैंने मान लिया s1 है, और यहाँ का डिस्टेंस सिंपली बच्चों s2 है। और क्या बोल दिया, टाइम सेम प्रॉब्लम, ए से बी जाने का टाइम, बी से सी जाने का टाइम बच्चों वो बराबर होने वाला है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब पूछा कि बताओ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और बच्चों एवरेज स्पीड क्या होगी। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मोशन बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, जो एवरेज स्पीड आएगी वही आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो मैंने किसी भी एक को निकाल लेता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जरा देख के बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो ज़रा s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 व्हाट अबाउट बच्चों टोटल टाइम, यहाँ से t, यहाँ का भी t, तो सिंपल क्या मिल गया, सिंपल यहाँ से मुझे 2t मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी पता है, और टाइम भी t है, यहाँ का टाइम भी t है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनने वाला है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि s1 अपॉन t, यू है v1, तो क्या बोलोगे v1 मल्टीप्लाई t इज इक्वल्स टू s1। सिमिलरली बच्चों क्या बोलोगे v2 t इज इक्वल्स टू s2 के बराबर। क्या ये बात समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम निकाल लिया, यहाँ का यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और यहाँ का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। दोनों वैल्यू छोड़ा के मैं कहाँ पुट करूँगा अपने फॉर्मूले के अंदर। तो क्या बोलूँगा यहाँ से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू s1 कितना है v1t और v2t, v1t प्लस v2t अपॉन 2t, t को मैंने कॉमन निकाला बच्चों, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 के बराबर। t कॉमन निकाल के इसे कैंसिल कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे यहाँ से ये एवरेज वेलोसिटी। अब मेरी बात को समझो ज़रा, तुम ये फॉर्मूला बहुत टाइम बार यूज़ करते हो, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूले की कंडीशन क्या है, ये फॉर्मूला जब भी वैलिड कर पाओगे जब क्वेश्चन में दिया हुआ टाइम बच्चों आपके पास सेम होगा, ए से बी जाए, बी से फिर सी जाए, लेकिन तहत क्या है, कंडीशन क्या है, ये याद रखो, जब दोनों के बीच टाइम सेम होगा तभी हम दोनों वेलोसिटी को इसको निकाल के इसका हम सिंपली मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे हम मीन निकालते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली अपना अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब जो दूसरी प्रॉब्लम जो बनती है बच्चों वो कैसी बनती है आपकी, डिस्टेंस सेम प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम्स में आपका जो होता है डिस्टेंस वो सेम रहता है। अब उसकी प्रॉब्लम देखो कैसे बनने वाली है। अब ज़रा देखो चीज़ को ज़रा, अभी क्या बताया हम लोग यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस अलग था। अब जो यहाँ से लेके ए से लेके बी जाएगा, बी से लेके फिर वो सी जाएगा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया बच्चों, ये आपका सी पॉइंट हो गया। अब मैंने बोला ए से बी गया, उसमें डिस्टेंस कैसा है, सेम होगा, एस होगा। बी से सी गया, डिस्टेंस कैसा है, अभी भी एस होगा। और बच्चों वो मूव किससे कर रहा है, अपने v1 वेलोसिटी से। यहाँ मूव किससे कर रहा है, वो अपनी सिंपली v2 वेलोसिटी से। अब क्या टाइम सेम होगा, टाइम सेम नहीं है, इस कंडीशन में आपका एस सेम है। तो मैंने बोल दिया यहाँ का टाइम चुन लिया t1 और यहाँ का टाइम बच्चों वो ले रहा सिंपली t2 ले रहा है। अब मुझे इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या मिलने वाली है आपको, तो आप क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। व्हाट अबाउट टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ का भी s, यहाँ का भी s, तो कितना मिल गया बच्चों 2s अपॉन टाइम, देखो यहाँ कितना मिलेगा t1 प्लस t2। अब टाइम निकालना पड़ेगा, तो देखो टाइम कैसे निकालूँ, मैंने बोला v1 इज इक्वल्स टू एस अपॉन t1, तो बच्चों t1 इज इक्वल्स टू एस अपॉन v1। सिमिलरली t2 इज इक्वल्स टू एस अपॉन v2। बच्चों कहानी क्लियर, पक्का क्लियर। इसको देखो आगे बढ़ाओ, बस क्या करना है यहाँ पे कि 2s को मैंने ऐसे ही लिखा और जहाँ मेरे पास t1 आया वहाँ क्या लिखूँ एस अपॉन v1 प्लस एस अपॉन v2। बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ से s को कॉमन निकाल के ऊपर वाले s से कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि 2s अपॉन s अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बच्चों s से s कैंसिल, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस कैंसिल, तो यानी कि 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बच्चों जब ऐसा कोई सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना हार्मोनिक मीन। अब एक बार पूरी कहानी कॉपी बंद करके बस मुझे फोकस करो, सुनो बात को। जब बच्चों क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका दोनों का ए से बी से सी का टाइम सेम है, तो सिंपली वेलोसिटी को पकड़ के 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 से ही क्यों करा, सुनो बात को। अगर ये बोलता ए से बी से सी, फिर सी से डी, मतलब क्या होता यहाँ पे v1 v2 और c से d का v3 भी मिलता। आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 2 नहीं, अब आता कितना 3। ये पॉइंट याद रखना, अगर 3 स्पीड है नीचे 3 आएगा, 4 स्पीड है नीचे 4 आ जाएगा। कब, जब हमारे पास टाइम सेम होगा, सिंपल से फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर कहानी। नेक्स्ट पे आओ। जब क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, जब डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तब हम क्या करेंगे, अपना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। और जब टाइम सेम होगा तो अपना अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें करना क्या है, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 भी हो जाएगा। तब ये c से d भी मूव करेगा, वहाँ v3 आ जाएगा, ऊपर भी कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर भी 3 आ जाएगा, और 3/1/v1 1/v2 1/v3। अगर एक और वैल्यू लगा दूँ मैं तो 1/v1 1/v2 1/v3 एंड 1/v4, और ऊपर कितना जाएगा बच्चों आपके पास, ऊपर भी आ जाएगा 4। क्या कहानी पूरी क्लियर समझ में अच्छे से आ गई। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लो पूरी बातों को। हो गया। चलो बच्चों अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा। ये देखो कैसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसके ऊपर। हो गया ना, जल्दी से करो। अच्छा देखो बच्चों, ये आपका एलिवेटर है, आपका भी मॉल, ये सीढ़ी नहीं है, एलिवेटर बनाया है मैंने। तो इसको ऐसा करना है, सही है, एलिवेटर बन गया आपका ये। एलिवेटर जो आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं ना, कि कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो एलिवेटर होता है, वो खुद ब खुद चलता है ना, वो वाला एलिवेटर है ये आपका। तो एलिवेटर को मैंने ऐसे बनाया और इस पर मैंने एक बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात को समझना अच्छे से, मैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है आपका कि जब ये बंदा रुके हुए एलिवेटर पे ऊपर भागता है, जब ये बंदा रुके हुए एलिवेटर पे ऊपर भागता है तो टाइम लेता है आपका, मैंने बोल दी सिंपली 5 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई। इस पर कंडीशन में क्या है, मैन मूविंग ऑन एलिवेटर
एलिवेटर बच्चों किस कंडीशन में है आपकी, एलिवेटर किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। कई बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला आपसे कि अब आदमी रुका हुआ है और एलिवेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है, तो बच्चों टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम कितना ले रहा है, मैंने बोल दिया इसको सिंपली 10 सेकेंड। अब मैन किस में है बच्चों, मैन एट रेस्ट, और एलिवेटर क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है कहाँ पे, ऊपर की तरफ। क्या आप दोनों बात, एलिवेटर देखा है ना, वो जो ऊपर चलते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, वो खुद ब खुद ऊपर लेके जाता है, ठीक है। 2 कंडीशन मैंने बना दी। अब जो क्या पूछ रहा है, फाइंड टाइम व्हेन एलिवेटर एंड मैन बोथ आर मूविंग। बच्चों के बात समझ में आ गई। वो टाइम बताओ कि एलिवेटर भी चल रहा हो और आदमी ही भाग रहा हो। हम लोग ये देखते भी हैं कभी कभी क्या होता है, जो आदमी जल्दी में होते हैं वो चलते हुए एलिवेटर में भागते ऊपर जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि वो टाइम कितना लेगा कि एलिवेटर भी चल रहा हो और आदमी ऊपर भागते हुए जा रहा हो। मुझे पूरी कहानी समझ में आ रही है, बस आप ये सोच के बताओ इस कहानी में सेम चीज़ क्या हो रही है, सेम चीज़ क्या है, टाइम सेम है। खुद देखो, अब देखो टाइम इसने अलग लिया, इसने टाइम अलग लिया। अब खुद सोचो, अब एलिवेटर भी चल रहा है और आदमी चल रहा है, तो टाइम तो और कम लेगा। तो बात समझ में आ गई, तीनों कंडीशन में टाइम बच्चों अलग होने वाला है। हमें क्या दिख गया, एलिवेटर तो यहाँ से लेके जितने तक होगा, ये ऐसा तो नहीं है कि एलिवेटर और ऊपर चला जाएगा। एलिवेटर की डिस्टेंस जो लेंथ है बच्चों वो तो फिक्स हो गई। एक बात यहाँ से क्या खुशबू निकल कर आ रही है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है बच्चों वो कैसा है, सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अगर उसको मैं डी मान लूँ, वो सेम मुझे दे रखा है। बच्चों बढ़िया समझ में आ गया ना। चलो अब कहानी ख़त्म, अब समझ लो बस। अब उसी कॉन्सेप्ट लगाओ अपने आराम से। अब देखो यहाँ पे टाइम मालूम है, हमें स्पीड नहीं मालूम, तो पहले इसकी स्पीड निकालो, इसकी स्पीड निकालो। मैंने बोला फॉर्मूला क्या लगेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो कभी कभी क्या हो रहा है, मैं कभी स्पीड बोल दे रहा हूँ, कभी कभी वेलोसिटी बोल दे रहा हूँ, कभी कभी डिस्टेंस बोल दे रहा हूँ, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट बोल दे रहा हूँ। बच्चों कहानी ये है कि सारा काम जो हो रहा है वो स्ट्रेट में हो रहा है ना। वो ऐसा नहीं कि वो ऐसा जाके घूम फिर के लौट के आ रहा हो, ऐसा कहानी कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। इसलिए जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी इस एवरेज स्पीड के बराबर आएगी। क्लियर। अब जरा इसको देखो ज़रा, v अब निकालना क्या है बच्चों आपको, v क्या निकालना है आपको, टाइम मालूम है, v निकालना है। तो v किसका आ गया, ये v आया किसका, मैन का, है ना। v मैन भाग रहा है, तो d अपॉन टी कितना देखा है यहाँ बच्चों आपको, वो 5 दे रखा है, ठीक है। अब निकालो v ऑफ एलिवेटर है, जब एलिवेटर चल रहा है तो डिस्टेंस तो अभी भी d रहेगा, लेकिन यहाँ पर टाइम बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। क्लियर कहानी, क्लियर। अब बताओ बच्चों, इसका अभी दोनों मूव ऊपर कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, दोनों के पास वेलोसिटी है। जब दोनों के पास वेलोसिटी है और दोनों की वेलोसिटी को हम जान चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अब अपना कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपना अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन। मैंने क्या बताया, जब डिस्टेंस सेम होता है बच्चों, कौन सा लगाते हैं, अपना हार्मोनिक मीन, बाद वाला फॉर्मूला। तो क्या बोलोगे कि वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, सॉरी वो हम लगाओ क्या होता है, 2 है, 2 अपॉन 1 अपॉन वी एम प्लस 1 अपॉन वी ई। यहाँ से ये निकाल लो, अपने आराम से निकाल दो, आंसर आपको खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में रुको बच्चों, रुको एक मिनट रुको। इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछ रहा है, सॉरी इस क्वेश्चन में बच्चों आपको टाइम पूछ रहा है, ना कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ना। तो एक मिनट रुको जरा, ये तो हम सही कर रहे हैं, एक मिनट रुको जरा। जब बच्चों फाइंड टाइम पूछ रहा है, ना कि इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब जरा देखो जरा, मैं आपसे पूछूं कि अब देखो जब ये मूव कर रहा है ये कहानी बनी, ये मूव कर रहा है ये कहानी बनी, अब ये मूव कर देखो, अब देखो जरा, अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बच्चों बताओ वेलोसिटी क्या, अभी वेलोसिटी किसकी है, आप किस पे आएगी, यहाँ बच्चों एलिवेटर भी मूव कर रहा है और आपका मैन भी मूव कर रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्या बोलने वाले हैं आप, कि वेलोसिटी ऑफ मैन भी आएगी और वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर भी आएगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे आपको निकालना क्या है, यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, ये इधर गया और ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, तो बच्चों टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, ये कितना है, d अपॉन 5 प्लस d अपॉन 10। d को मैंने कॉमन निकाला, तो d को मैंने कॉमन निकाला
1/5 प्लस 1/10, डी से बच्चों डी कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 1/1/5 प्लस 1/10। इसको हम सिंपली सॉल्व करके अपना टाइम निकाल सकते हैं। देखो ज़रा, जो हमने फॉर्मूले बनाए थे अभी, वो जो फॉर्मूले हैं ना, वो एवरेज स्पीड निकालने के हैं, वो एवरेज स्पीड निकालने के। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ से इन दोनों की वो निकाला, और इससे मैंने देखा टाइम निकालना है कब, जब दोनों मूव कर रहे होंगे। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला लगाया, और जो वेलोसिटी मिलने वाली है वो एलिवेटर की भी होगी और उस आदमी की भी होगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में दोनों ऊपर मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है। तीनों कंडीशन में क्या सेम दिख रहा है आपको, डिस्टेंस, वो मैंने सिंपली इसका बच्चों टाइम निकाल दिया। ठीक है, अब बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन सिंपली में आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये आपका बड़ा हाई लेवल है अपने इंटेंस लेवल के लिए। इससे ऊपर क्वेश्चन आपके वेलोसिटी पे और इस वगैरह पे नहीं आने वाले। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन अभी और करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालने पे और एवरेज टाइम पे निकालने के। वो हम नेक्स्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ के आना।